जनरल फैज का जो एम्बिशन है वो आर्मी चीफ बनने का, वो भी हम सबको पता था, बात भी करते थे। दूसरी तरफ की ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ना, वो उसकी भी सबूत है। लेकिन मेरे ख्याल में एक और इसका बहुत दिलचस्प पहलू है, क्योंकि इससे कबल भी जनरल मुशर्रफ ने भी कोशिश की अपनी एक, उनकी भी अब लगता था कि वो बहुत मकबूल है, अपनी एक पार्टी बनाने का, वो नाकाम रहे। अब जनरल फैज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना अलाइनमेंट, उनकी पहले भी थी, उनकी मैं समझती हूँ कि जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे ना कि इमरान खान साहब किस तरीके से वो हुक्मरानी करना चाहते थे, एक वन पार्टी सिस्टम हो, किस तरह का अपोजिशन को भी दबा लिया जाए, जो नाकदीन है और जो क्रिटिकल वॉइसेस है उनको भी खत्म कर लिया जाए। ये बड़ी आइडियल पार्टनरशिप थी। और जनरल फैज को इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाइनमेंट जो है एक नेचुरल किस्म की अलाइनमेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि वाकई एक रिटायर्ड जनरल अब सियासत में कामयाब हो सकेंगे। इससे कबल हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ तो नहीं हुए थे। सो आई थिंक दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। उनकी एम्बिशन में भी, जी मैं यहाँ रोक जी देती हूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब आप बताएं। जनरल मुशर्रफ का एक प्रॉब्लम था कि जनरल मुशर्रफ के पास चकवाल नहीं था। चकवाल बिल्कुल में जो सरमायाकारी की उनके गई है, पास चित्राल था, उनके पास चित्राल था। नहीं, चित्राल में वो सरमायाकारी वैसे नहीं चित्राल में उसने की थी। ये नहीं ठीक है, चकवाल मैं तो में ऐसे ही कह रही पूरा जो फैमिली है, इनके फैज साहब की जो फैमिली है, वो बासर फैमिली है और काफी अरसे से वो इतने इन्फ्लुएंशियल वहां पे रहे हैं। 1 अरब रुपए के तो जो प्रोजेक्ट के बारे में उनका जो दोस्त था जो इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था और उनके लिए दुआ गो था, उसने डिक्लेयर किए हैं 25-25 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट है, उसने डिक्लेयर किए हैं। अभी अल्लाह जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में वक्त के साथ साथ इल्म होगा। मुशर्रफ ये नहीं कर सका कि चित्राल में इस किस्म के प्रोजेक्ट चलाता, नंबर 1। बिल्कुल। और जनरल दूसरा, मुशर्रफ के पास एक हल्का नहीं था ना, और एक हाँ, इससे ये कबल ये ऐसा नहीं है और कि जो ग्राउंड वर्क जो है, जो खानदान इनका ऑलरेडी, फैज साहब के भाई जो हैं वो तो वैसे ही जी मैं पहले से ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाहिर है उनकी उनकी शमूलियत भी है, वो कंटेस्ट भी करेंगे। बट आई थिंक इसमें जो इसमें सिर्फ हल्के की बात नहीं है, इसमें आप देखिए कि क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या नुमाइंदगी करेंगे जनरल फैज। एक मैं कहूंगी कि उनकी कबल इस वक्त जो उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली, उससे भी आपको अंदाजा होता है कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। 2 साल इंतजार करेंगे, ये जो लंबी गेम सोच रहे हैं। इसमें अब ये भी नहीं जाहिर है नहीं, बहुत अफवाहें चल वो रही दो हैं। साल जी 2 साल इफ्तिखार साहब। इंतजार नहीं करेंगे, 2 साल इंतजार नहीं करेंगे। वो अभी से उस सारे इलाके की जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसकी कैंपेन को लॉन्च करेंगे। ड्राइंग रूम में बैठ के अपने नक्शों की मदद के साथ उस पर पिन पॉइंट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन उनके पास इकट्ठी की हुई है 11 सालों की, किस यूनियन काउंसिल से किसको लेना है, किस यूनियन काउंसिल में किसका इन्फ्लुएंस है, उसकी बरादरी की पोजीशन क्या है और किस तरीके से पूरी की पूरी कैंपेन को लॉन्च करना है, वो बैठ के काम करेंगे। आप उनको रोक तो नहीं सकते ना। बिल्कुल, मैं ये नहीं मुझे कहती, मैं कहती कि अमली तौर पर, अमली तौर पर अमली, ये अमली है ना, बैकग्राउंड ये हमें भी तो हमें अमल है। मालूम है कि इससे पहले भी जब उनको नहीं करना चाहिए था, जब वो मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज थे, तब भी वो कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये 2 साल की एक रस्मी रुकावट होगी। अंबर जो आप बात कर रही है ना, मुझसे याद आया कि लोग बड़ा ट्विटर पे कमेंट कहते हैं जी 2 साल की शर्त है, और देखिए जी ये सियासत में मुलविस हो रहे हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई वो तो पहले से ही हैं, 2016 से लगे हुए हैं मैं तो मतलब सर्विस में होते हुए, तो ये सर्विस में निकलने के बाद क्या होगा। बहरहाल जी मैं मूव कर रहा हूं, हमें अहमद पनसोटा साहब ने ज्वाइन किया है, और हम इस मौजू में दोबारा भी आ जाते हैं, अंबर ये बात मुकम्मल कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की जो एक घेरा है वो तंग होता जा रहा है। तोशा खाना का रेफरेंस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैंने पहले अर्ज किया प्रोग्राम के शुरू में वो हो, ये एक कानूनी जो जो दबाव है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की तरफ से। तो अहमद पनसोटा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो केसेस हैं ये कितने सीरियस और संगीन हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनमें इमरान खान की नाअहली हो जाएगी, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जी रजा भाई, थैंक यू। देखें रजा भाई, जो पाकिस्तान में किसी भी केस की संगीनी जो है वो अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि मैं तो 10-15 साल कहूंगा, वो उसकी लीगैलिटीज पर डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है कि जो उन केसेस को पेटर्नाइज कर रहा है वो उन केसेस को कितना स्ट्रांगली पेटर्नाइज करके चला रहा है। और हम समझते हैं कि बड़ी देर से फोर्स जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों
केसेस चलाती है। इस टाइम पर उनके हाथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया हुआ है। सो उस केसेस के जो मेरिट्स हैं वो तो मेरा ख्याल है कि बात करना ही बेकार है, बट स्टिल चूंकि अब एज अ लॉयर मेरा काम है कमेंट करना मेरिट्स पर। देखिए, जहां तक तो तोशाखाना केस का है, उसमें करप्ट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए वो मैटर भेजा गया है टू द एडिशनल सेशंस जज। वहां पर एविडेंस रिकॉर्ड होगा, एंड मेरा अपना जाती व्यू ये कहता है कि अगर तो आपने बिल्कुल हार्डकोर लीगैलिटीज पर जाना है तो शायद करप्ट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना इतना आसान ना हो एज डिफाइंड इन द इलेक्शन लॉ। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर वंस अगेन कि वो तो बेचारे एडिशनल सेशन जज ने क्या उधर अपना माइंड एक्सरसाइज करना है, वो तो जो एक्सरसाइज होनी है उसकी बेसिस पर चांसेस ये लग रहे हैं कि शायद उनको वहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाए। बाकी भी जो इवन केसेस अगर आप देखें मोस्टली रिलेट करते हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे भी हाल ही में मौका भी मिला चौधरी परवेज इलाही साहब को रिप्रेजेंट करने का एक केस में, और आप यकीन कीजिए कि जिस तरह प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई इलेक्शन कमीशन में, और मैंने वहां काफी सारे केसेस देखे, इनफैक्ट तोशाखाना केस भी उस दिन उसकी बहस वहां हो रही थी। आई वाज सरप्राइज्ड। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा इंस्टेंस कोट करना चाहूंगा। मैंने जज साहब से, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, उनसे पूछा कि सर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे केस में स्टे ऑर्डर नहीं है। तो कहते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है तो आप दरखास्त दें, मैं उसको क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। तो देन आई हैड टू से कि जी मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं आपको दरखास्त देके तो वो चीज क्लियर कराने के चक्करों में अपने क्लाइंट को फंसा दूं। सो जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है और जिस कानून के तहत वो ऑपरेट कर रहे हैं, इवन तोशाखाना जजमेंट इटसेल्फ जो है, वो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर तरीके से लिखी जा सकती थी, और अगर उसमें इमरान खान साहब को इन्होंने सजा भी देनी थी तो उसके तरीकेकार बहुत मौजूद थे। लेकिन उस जजमेंट के अंदर जो बायस है, एटलीस्ट माय रीडिंग ऑफ दैट जजमेंट इज कि वो कोशिश किया गया है कि उसी जजमेंट के अंदर हर चीज जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए विदाउट इवन रेफरिंग इट टू द कंसर्न्ड कोर्ट। लेकिन इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। But I don't see anything happening. It's just negotiation points between all the political parties, and this is being used as a tool. तो अच्छा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है उनकी मुबैना साहिबजादी का जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है अपनी लिस्ट में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना सीरियस है वो? क्योंकि वो भी तो एक सबब बन सकता है नाअहली का या मजीद प्रोसिक्यूशन का। रजा भाई, वंस अगेन मैं अपना पिछला आर्गुमेंट दोबारा बोरो करूंगा। अगर आप देखें तो इस नौयत के केसेस, चाहे वो पैनामा हो, चाहे वो इमरान खान से रिलेट करता हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी से रिलेट करता हो, जिस वक्त उन केसेस को अलाइव करना हो तो आपको शायद इस चीज का आइडिया नहीं कि मेरी और आपकी टैक्स रिटर्न में एक सेक्शन होता है जिसमें अपना फर्नीचर डिक्लेयर करना होता है हमने। और अगर आपने भी, आई एम वेरी श्योर, नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया हुआ, किसी ने भी नहीं किया हुआ, तो सिर्फ उस फर्नीचर की बेसिस पर रजा रूमी, मोहम्मद अहमद पंसोता, इफ्तिखार साहब, सबको अगर हम मैं करता हूँ आई डू डिक्लेयर माई फर्नीचर। मैं अपनी फर्नीचर की मालियत हर साल डिक्लेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं उसमें स्पेसिफिक आ जाता हूँ। ये जो आपने बात की है ना फर्नीचर की एक एक आइटम की डिक्लेरेशन है, ये मुझे भी बात बड़ी ऑफ लेट पता लगी थी क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं नहीं। सो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये टैक्सेशन लॉज और हमारे लॉज इतने स्ट्रिंजेंट एट टाइम्स बना दिए जाते हैं, एप्लीकेशन उनकी, आप पैनामा केस उठा लें या कोई और केस उठा लें, कि जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इन केसेस को इस्तेमाल करना हो तो बड़ा कन्वीनियंटली किया जा सकता है। और इस टाइम पर इस केस में तो ऑफ कोर्स अगर देखा जाए और वो मिस डिक्लेरेशन में आता है कि अपनी साहबजादी को उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, लेट्स से कोर्ट इस कंक्लूजन पर रीच करती है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा। सो मैं समझता हूं कि इन केसेस में सब्सटैंटिव पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अपोज टू व्हाई दीस केसेस आर बीइंग, उनकी जो टाइमिंग है मेरे नजदीक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वंस अगेन अगर उस केस को उस तरह चलाया गया तो बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाया जा सकता है।